आप लोग जानते हैं कि हम लोग क्लास 9th की बायोलॉजी पढ़ रहे हैं और आज की जो टॉपिक है वो टॉपिक है न्यूक्लियस की। आपकी इसके पहले हम लोगों ने और अलग अलग वीडियोज में और टॉपिक को डिस्कस कर लिया है। आज हम लोग न्यूक्लियस को डिस्कस करने जा रहे हैं। बीच में आपके कुछ गैप हो गए थे, जिस गैप की वजह से आपका वीडियो आपको टाइम से नहीं मिल पा रहा था, लेकिन अब आपका वीडियो कंटिन्यूटी से मिलेगा। आज हम लोग न्यूक्लियस डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट डे हम लोग साइटोप्लाज्म डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद सेल ऑर्गेनेल को डिस्कस करते हैं। और आई होप कि 2 से 3 डे में आपका कोर्स से फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और सेकंड चैप्टर का नोट्स भी कल से आपको पीडीएफ मिलना शुरू हो जाएगा, यानी आपका क्लास अब कंटिन्यूटी से रहेगा। और मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि आपका एक चैप्टर रिमूव कर दिया गया है, डिडक्ट कर दिया गया है, जैसा कि कोर्स में डिडक्ट करने की बात चल रही थी 30% कोर्स के अकॉर्डिंग, 30% के अकॉर्डिंग। तो उसमें तो चलिए स्टार्ट करते हैं कोर्स को, बाकी बातें तो होती रहेंगी। तो सबसे पहले न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का मतलब होता है केंद्रक। अब न्यूक्लियस जो होता है ये किसी भी सेल के सेंटर में पाया जाता है, लेकिन ये अपवाद है कि प्लांट सेल में कोई ज़रूरी नहीं होता है कि ये सेंटर में ही पाया जाए, कभी कभी साइड में भी पाया जाता है। न्यूक्लियस जो होता है मेन आर्गन माना जाता है सेल का, ठीक है। तो नेचर एंड अकरेंस कह रहा है कि इसका स्वभाव कैसा होता है, कहाँ पाया जाता है। द न्यूक्लियस इज लार्ज। न्यूक्लियस क्या होता है, लार्ज होता है। सेंट्रली लोकेटेड, मुख्यतः कहाँ पाया जाता है, सेंटर में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, सेंटर में पाया जाता है। स्फेरिकल सर्कुलर कंपोनेंट, और कैसा कंपोनेंट है, सर्कुलर कंपोनेंट, सेलुलर कंपोनेंट है, स्फेरिकल सेलुलर कंपोनेंट है, यानी सेल का वह गोल एक अंग है। कैसा अंग है, सर्कुलर हो, स्फेरिकल होता है यानी गोल होता है। इट इज बाउंडेड बाई 2 न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। किससे बाउंड होता है, ये घिरा होता है 2 न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा होता है। कितने मेम्ब्रेन से, 2 न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से क्या होता है, बाउंड होता है। बोथ फार्मिंग, बोथ, एक सेकेंड, हाँ, बोथ फार्म में न्यूक्लियर इन्वेलप, दोनों मिलकर के क्या बनाती, न्यूक्लियर इन्वेलप बनाती। जैसे मान लीजिए यह एक हो गई डबल लेयर, और ये डबल लेयर हो गई, फिर ये डबल लेयर हो गई, और ये सभी मिलकर के एक न्यूक्लियर इन्वेलप बनाती, यानी एक न्यूक्लियस का लिफाफा बना करके तैयार कर देती हैं। क्लियर। द न्यूक्लियर इन्वेलप सेपरेटेड द न्यूक्लियस फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। कह रहा है साइटोप्लाज्म जो सेल, ये सेल है, और सेल के बाद का ये जो साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म के एकदम सेंटर में क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है। तो कह रहा है कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है ये क्या काम कर, सॉरी, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है क्या काम करती है, ये साइटोप्लाज्म से सेपरेट करती है, यानी न्यूक्लियोप्लाज्म को साइटोप्लाज्म से सेपरेट कर देती है। द न्यूक्लियर इन्वेलप कंटेन मेनी पोर कॉल्ड न्यूक्लियर पोर। कह रहा है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिस पोर को या छिद्र को क्या कहते हैं, न्यूक्लियर पोर कहते हैं। एंड इनक्लोजर द लिक्विड ग्राउंड सब्सटेंस द न्यूक्लियोप्लाज्म। और कह रहा है कि उसके अंदर का जो ग्राउंड सब्सटेंस होता है उसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। यानी ये चीज़ें आपको यहाँ क्लियर करनी पड़ेगी कि ये सेल है, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के ऊपर का जो साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस के ऊपर का जो फ्लूइड है उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं, और जो उसके बाद अंदर है उसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। यानी न्यूक्लियस के अंदर के फ्लूइड को न्यूक्लियोप्लाज्म, और सेल के अंदर के फ्लूइड को क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। आई होप कि अब आपको क्लियर हो गया होगा। The nucleoplasm, two type of structures are embedded, the nucleolus and the chromatin material। कह रहा है कि न्यूक्लियोलस जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, जो कि न्यूक्लियस के अंदर है, अब सिर्फ हम न्यूक्लियस बना रहे हैं, और इसके अंदर जो ये न्यूक्लियोप्लाज्म है, न्यूक्लियोप्लाज्म दो कंपोनेंट को अपने पास रखता है। एक को किसको, न्यूक्लियोलस होता है, छोटा सा न्यूक्लियोलस पाया जाता है, और क्रोमेटिन फाइबर, इसमें छोटे छोटे तंतु पाए जाते हैं, जिसे क्रोमेटिन फाइबर कहते हैं। बाद में यही क्रोमेटिन फाइबर डीएनए का फॉर्मेशन करता है। क्लियर। इन 1831, कह रहा है 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। आपसे पूछा जाता है कि न्यूक्लियस की खोज किसने की थी, तो आप बताएंगे कि 1831 ईस्वी में, 1831 में रॉबर्ट ब्राउन नामक एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने न्यूक्लियस की क्या की थी, डिस्कवरी की थी। क्या की थी, डिस्कवरी की थी। न्यूक्लियोलस, अब किसकी बात करना है हमको, न्यूक्लियोलस की बात करना है। तो द न्यूक्लियोलस इज वन ऑफ द मोर नंबर एंड नॉट बाउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन। कह रहा है न्यूक्लियोलस एक भी हो सकता है या ज़्यादा संख्या में पाया जाता है, और यह किसी भी मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होता है। संडे को आपको एक स्पेशल क्लास मिलने वाली है आपकी बायोलॉजी की, और मेरा भरोसा है कि हम उसमें आपको पूरा मास्टर वीडियो देने वाले फर्स्ट चैप्टर का। जो एक दो टॉपिक बची रहेगी बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे, और संडे को हम कोशिश करेंगे कि आपको एक मास्टर वीडियो दे दें जिसमें फुल चैप्टर, पूरा बायोलॉजी का पहला चैप्टर हो, जिसमें आप सभी टॉपिक को ऑलरेडी क्लियर कर सकते हैं। उसके ऊपर लिखा भी रहेगा थंबनेल पे कि मास्टर वीडियो चैप्टर नंबर फर्स्ट, क्लास 9th बायोलॉजी। ठीक है। तो आपका चैप्टर एक दो पॉइंट भले बचा रहेगा, लेकिन फुल वीडियो आपको मास्टर वीडियो मिलने वाला है। हो सकता है कोई 2 घंटे 3 घंटे का वीडियो हो, लेकिन आप अगर पूरा वीडियो देख लेंगे
तो उसमें हर एक पॉइंट को हम डायग्राम से डिस्कस कर सकते हैं और वाइट बोर्ड पे मिलेगा, इसलिए उसे आपको जरूर देखना चाहिए ताकि आपको उसमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना आए। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं, आगे देखते हैं। द न्यूक्लियोलस इज वन ऑफ द मोर नंबर एंड नॉट बाउंडेड बाय द एनी मेम्ब्रेन। कह रहा है न्यूक्लियोलस किसी भी मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होता है और इसकी संख्या एक भी हो सकती है, एक से ज़्यादा भी हो सकती है। क्लियर? इट इज रिच इन द प्रोटीन एंड आरएनए मॉलिक्यूल। कह रहा है यह आरएनए और प्रोटीन मॉलिक्यूल का धनी होता है। आरएनए मॉलिक्यूल, आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्लियर? एंड एक्ट एज द साइट ऑफ द राइबोसोम फार्मेशन। और किसका काम करता है? राइबोसोम फार्मेशन का काम करता है। इट इज नोन एज फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम। चूंकि ये राइबोसोम बनाता है इसलिए इसे फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम भी कहा जाता है। इस पॉइंट को आपको याद रखना है, इसे क्या कहते हैं? फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम कहा जाता है। क्लियर? द क्रोमेटिन मटेरियल। अब बात करते हैं क्रोमेटिन मटेरियल की। इट इज थिन। कह रहा है क्रोमेटिन मटेरियल जो होता है यह बहुत पतला होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, इंटरट्विंग मतलब होता है कि आपस में लिपटे होते हैं। जैसे आपने रील का धागा देखा है, रील का धागा ऐसे ऐसे क्या होता है? क्वाइल्ड होता है, एक दूसरे के ऊपर ऐसे रहता है, क्वाइल्ड रहता है। तो छोटे से रील में बहुत बड़ा धागा होता है। उसी प्रकार से आपका जो ये जेनेटिक मटेरियल है यानी क्रोमेटिन मटेरियल है, यह होता तो बहुत पतला सा है लेकिन कॉइल और बहुत लेंदी होता है, लेकिन कॉइलिंग होने के कारण बहुत छोटे से पार्ट में आ जाता है। क्रोमोसोम मास ऑफ क्रोमोसोम मटेरियल्स एंड कंपोज्ड ऑफ द जेनेटिक सब्सटेंस। और ये अपने पास क्या रखता है? डीएनए को रखता है जिसे जेनेटिक सब्सटेंस कहते हैं। एंड प्रोटीन्स, हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। डीएनए जो बन जाता है उसमें हिस्टोन प्रोटीन भी पाया जाता है। बात करते हैं डीएनए की। डीएनए स्टोर ऑल द इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर द सेल टू फंक्शन, टू ग्रो एंड रिप्रोड्यूस फर्दर सेल ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन। कह रहा है डीएनए का काम होता है कि आपने वो पिक्चर देखी थी ना जिसमें वो कहता है डीएनए का फुल फॉर्म डैडी नाजायज औलाद। कौन सा है वो? अक्षय कुमार की कोई मूवी है, तो उसका आपने देखा होगा कि क्या कहता है? डैडी नाजायज औलाद, यानी कि जो औलाद होती है, जो संतान होती है, डीएनए का फुल फॉर्म ये नहीं होता है, कभी किसी से बता मत देना। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। एक सेकंड रुक जाइए, हम लिख रहे हैं इसे। तो एक सेकंड, अरे रुक जाओ, इसका लिखना है आपको। हाँ, तो यहाँ से लिख देते हैं डीएनए का डी ऑक्सी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसका फुल फॉर्म होता है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसका काम होता है कि यह पेरेंट से जेनेटिक मटेरियल, जो माता पिता के गुण होते हैं, लक्षण होते हैं, कैरेक्टर होते हैं, उन कैरेक्टर को इसके ऊपर जीन पाया जाता है, वो जीन लेके आता है और वही लक्षण हमारे शरीर में एक्सप्रेस होते हैं। अक्सर जब आप अपने मामा के घर जाते हैं या बुआ के घर जाते हैं, कहीं जाते हैं, तो लोग वहाँ आपको देख करके बता देते हैं कि आपकी शक्ल तो ऐसी मिल रही, वैसी मिल रही। तो वो आपको कहीं ना कहीं वो आपके मम्मी से कंपेयर करते हैं, आपके पापा से कंपेयर करते हैं, तो ये आपकी बुआ से कंपेयर करते हैं। कहीं ना कहीं आपके अंदर उसके जेनेटिक मटेरियल कुछ मिलते हैं, आपकी आंखें उनसे मिलती हैं, नाक मिलते हैं, कान मिलते हैं, इत्यादि चीज़ें। तो कहीं ना कहीं ये डीएनए का गुण होता है कि वो आपके जेनेटिक मटेरियल से आपके कैरेक्टर को लेके आता है। क्लियर? डिस्टिंक्ट सेगमेंट ऑफ द डीएनए आर कॉल्ड जीन्स। और जो डीएनए के ऊपर छोटे छोटे सेगमेंट पाए जाते हैं जो कैरेक्टर को लाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। क्लियर? द क्रोमेटिन्स इज द कंडेंस इनटू टू आर मोर थिक रिबन लाइक क्रोमोसोम ड्यूरिंग द डिवीजन ऑफ सेल। कह रहा है कि मोटा सा एक भाग बना लेता है जिसका नाम क्या होता है? क्रोमोसोम। और यह कब विजुअल होता है, कब दिखाई पड़ता है? जब सेल का डिवीजन होता है, यानी जब सेल एक सेल से दो सेल में डिवाइड होती है। डिवीजन दो प्रकार का होता है, माइटोटिक डिवीजन होता है और मियासिस होती है। मियासिस किस में होती है जानते हैं? जर्मिनल सेल में। किस में होती है? जर्मिनल सेल में। जब स्पर्म और ओवा बनता है तब वहाँ पे मियासिस होती है, और जब सेल डिवाइड करती है यानी शरीर की वृद्धि होती है, सोमेटिक सेल बनती है, तो वहाँ पे माइटोसिस डिवीजन होता है यानी माइटोटिक होता है। क्लियर? स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। अब आपसे पूछा जाएगा क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम को आपको पढ़ना है और शायद स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया नहीं गया। हाँ, स्ट्रक्चर दिया नहीं गया, तो स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम आप डिस्कस कर लेते हैं। जो जो मटेरियल्स होते हैं उनको आप डिस्कस कर लेते हैं। स्ट्रक्चर आपको बाद में बताया जाएगा, बनवाया जाएगा। क्लियर? तो क्रोमोसोम आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। कह रहा है क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कैसा होता है? थ्रेड लाइक होता है, रेशेदार होता है। ऐसे स्ट्रक्चर आपके अपने बुक में देखेंगे। तो एक सेकेंड, इसको यहाँ तक ले जाइए। ऐसी स्ट्रक्चर पाई जाती है क्रोमोसोम की। ठीक है,
तो कह रहा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, यूजुअली प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, और कहाँ पाया जाता है, न्यूक्लियस में पाया जाता है। दैट बिकम विजिबल ओनली द सेल डिवीजन, कह रहा है जब सेल डिवाइड करती है तब ये दिखाई पड़ता है। डिवीजन कैसे हो सकते हैं, या तो माइटोसिस हो सकती है या तो मियासिस। माइटोसिस कहते हैं इक्वल डिवीजन और मियासिस कहते हैं रिडक्शनल डिवीजन। ठीक। ईच क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ 2 कंपोनेंट, कह रहा है सभी क्रोमोसोम 2 कंपोनेंट के बने होते हैं। डीएनए किसके बने होते हैं, डीएनए डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, यहाँ पे फुल फॉर्म आपका लिखा गया। और प्रोटीन का नाम क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। मोस्ट क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 आर्म दैट एक्सटेंड आउट फ्रॉम ए स्पेशलाइज्ड रीजन ऑफ डीएनए कॉल्ड द सेंट्रोमियर, कह रहा है कि जो क्रोमोसोम होते हैं इनके 2 आर्म होते हैं, एक भुजा ए रही और दूसरी भुजा ए रही, और ये एक्सटेंड होते हैं, दोनों तरफ फैले होते हैं, और वहीं से और बीच का जो मेयर होता है, जो बीच का कड़ी जिस पे जुड़े होते हैं उसे सेंट्रोमेयर कहते हैं। तो सेंट्रोमेयर के दोनों तरफ 2 भुजाएं इसकी फैली होती हैं। सेंट्रोमेयर आर प्राइमरी कंस्ट्रक्शन गिव्स ए पर्टिकुलर शेप टू द क्रोमोसोम ड्यू टू इट्स पोजीशन। द पेयर कंडीशन ऑफ क्रोमोसोम इज नोन एज डिप्लॉयड, कह रहा है जब क्रोमोसोम पेयर में होता है तो उसे क्या कहते हैं, डिप्लॉयड, यानी जब क्रोमोसोम ऐसे होता है तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, डिप्लॉयड क्रोमोसोम। और जब क्रोमोसोम ऐसे होता है तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, हैप्लॉयड क्रोमोसोम। बॉडी सेल ऑफ द ह्यूमन बीइंग इज डिप्लॉयड, कह रहा है हमारी बॉडी की जो सेल होती हैं वो कैसी होती हैं, डिप्लॉयड होती हैं। ठीक। द अनपेयर्ड क्रोमोसोम ऑफ ईच, द अनपेयर्ड क्रोमोसोम, एक सेकेंड, हाँ, द अनपेयर्ड क्रोमोसोम ऑफ ईच काइंड इज सेट टू द हैप्लॉयड, कह रहा है जब अनपेयर्ड होते हैं, बिना पेयर के होते हैं, अकेले ऐसे पाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, हैप्लॉयड क्रोमोसोम कहते हैं। द गैमीट इन ह्यूमन बींग्स आर हैप्लॉयड, कह रहा है जो ह्यूमन बींग की गैमीट होती है, गैमीट सेल का मतलब होता है कि फीमेल में ओवा का निर्माण होता है और मेल में स्पर्म का निर्माण होता है। तो ये जो ह्यूमन बींग की गैमीट सेल होती हैं दोनों को गैमीट सेल कहते हैं एक शब्द में। तो गैमीट सेल कैसी होती हैं, हैप्लॉयड होती हैं। और जब ये हैप्लॉयड सेल दोनों यानी स्पर्म और ओवा दोनों जब मिलते हैं तो एक जाइगोट का फॉर्मेशन होता है जिसे अंडा कहते हैं। आप साधारण भाषा में क्या कहते हैं, अंडा कह सकते हैं। तो जाइगोट का जो फॉर्मेशन होता है यह कैसा होता है, डिप्लॉयड होता है। तो इसकी संख्या हम कैसे इंडिकेट करते हैं, 2n से। और हैप्लॉयड को कैसे इंडिकेट करते हैं, सिंगल n से। क्लियर, बताएंगे हम संडे को, आपको सारी चीज़ें आपको डिटेल क्लास में मिल जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं, अगला आपका है इन ह्यूमन बीइंग द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज 46, कह रहा है ह्यूमन बीइंग में जो क्रोमोसोम पाए जाते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, 46 होती है। बट इन पेयर, एक पेयर में पाए जाते हैं तो 23 पेयर होते हैं, जिसमें 22 पेयर ऑटोसोम होते हैं यानी जिससे शरीर का निर्माण होता है, और एक पेयर क्या होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम होते हैं जिससे लिंग का निर्माण होता है, जेंडर का निर्माण होता है। क्लियर, द सेक्स क्रोमोसोम इज डिफरेंट इन मेल एंड फीमेल, कह रहा है मेल और फीमेल में सेक्स क्रोमोसोम जो होते हैं डिफर होते हैं। मेल में यक्स वाई पाया जाता है और फीमेल में यक्स एक्स होता है। क्लियर, फंक्शन ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के फंक्शन के बारे में पढ़ना है। तो क्रोमोसोम का मेन फंक्शन होता है न्यूक्लियस कंट्रोल आर मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द सेल, कह रहा है न्यूक्लियस जो होता है मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंट्रोल करने का काम करता है। मेटाबॉलिक एक्टिविटी मतलब जो आपकी बॉडी के लिए नेसेसरी है उस एक्टिविटी को क्या कहते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटी कहते हैं। इफ द न्यूक्लियस इज रिमूव्ड फ्रॉम द सेल, कह रहा है अगर न्यूक्लियस को सेल से रिमूव कर दिया जाए, द प्रोटोप्लाज्म अल्टीमेट ड्राइज अप एंड डाई, और कह रहा था आराम से प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, सूख जाता है और आपकी सेल मर जाती है। इट रेगुलेट द सेल डिवीजन, कह रहा है यह सेल साइकिल या सेल डिवीजन को रेगुलेट करता है जिससे सेल डिवाइड करती हैं। और अगला इसका मेन काम जो होता है, या जेनेटिक मटेरियल को पेरेंट से ऑफस्प्रिंग तक ले जाने यानी माता पिता से संतान तक लक्षणों को ले जाने का भी काम करता है। इट इज कंसर्न विद द ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटी ट्रेट, हेरिडिटी ट्रेट मतलब होता है आनुवंशिक लक्षण। आनुवंशिक लक्षण यानी जो माता पिता का लक्षण है वह बच्चों में आता है, उसे आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। कहाँ, पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, यानी ऑफस्प्रिंग मतलब होता है संतान, तो माता पिता से बच्चों तक भेजने का काम करता है। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई। अगर पसंद आई तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए और उनसे बता दीजिए कि अब आपकी क्लास रेगुलर हो गई। संडे की क्लास आप जरूर देखिएगा, संडे की क्लास आपको शाम तक मिल जाएगी। और संडे की क्लास में आपको फुल चैप्टर का मास्टर वीडियो आपको मिलने वाला, जिसमें एक ही चैप्टर में आप पूरा वीडियो पढ़ लेंगे सेल चैप्टर का, और फिर उसके बाद आपका टिश्यू उसका फिर बाद में चलता रहेगा। क्लास 10th के कोर्स के कंप्लीट होने के बाद आपका छोटा छोटा सेगमेंट आकर के फिर उसके एक एक पॉइंट कराए जाएंगे। तब तक आप इस तरह से पढ़ते रहिए और वीडियोज में आपको पूरा वीडियो मिल जाएगा जहाँ पे आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। क्लियर, तो फिर हम लोग मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।